डेमोक्रेटिक भारत पर ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और न्यू नोटिफिकेशंस के लिए घंटी। साथ ही मेरे साथ हैं मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के डीन रहे RN व्यास जी। वह भी एक शिक्षाविद के साथ साथ एक सामाजिक कार्यकर्ता भी। व्यास सर, सर कश्मीर पर हम बात कर रहे हैं। कश्मीर के साथ साथ पूरे देश के जो हालात हैं उस पर हम बात कर रहे हैं। मैं शुरुआत में कहा कि कश्मीर का जो रिजल्ट आया, उन्होंने अपनी छवि का निर्माण करने के लिए मीडिया के मार्फत बहुत ज्यादा महिमा मंडित कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि क्या ये तस्वीर बिहार चुनाव हो चुके हैं, बंगाल में जो ये चुनाव होने वाले हैं उसमें तस्वीर बदल सकती है, या वो यही एजेंडा लेके जाएंगे, हिंदू का जो इनका धारणा है? देखिए, यदि हम इनके एजेंडा को देखें, पूरे देश के रेफरेंस में देखें और उसको पूरे कालक्रम के रूप में भी देखें, तो ये कश्मीर का मुद्दा भी जो ये लेके चले थे, वो कश्मीर में शुरुआत में कश्मीर में अपनी जीत हासिल करने के लिए नहीं था। ये केवल और केवल इस देश को धर्म के नाम पर लोगों में बंटवारा करके और उसका धर्म का फायदा उठाने के लिए, मेजोरिटी के आधार पर सत्ता में आने के लिए इन्होंने ये सारा रुख अख्तियार किया। और चूंकि इनको लगा कि इससे इनको फायदा मिला, चाहे वो जिस किसी भी इशू को लिया इन्होंने धर्म के नाम पर, चाहे बाबरी मस्जिद का लिया, चाहे और किसी दूसरे मंदिरों का लिया, या ये 370 का लिया, ये सारे के सारे। और बीच में जब ये पूरे शांत हो गए थे कि कोई किसी मुद्दे पर इनको कुछ लाभ नहीं मिल रहा था या वो मुद्दा खत्म होने की कगार पर थे, तो इन्होंने राम सेतु का मुद्दा भी लिया। उन पुराकालीन पुरातत्वीय भी नहीं, बल्कि वो एक काल्पनिक जो भूगर्भिक हलचलों की बनी हुई चट्टानें हैं, उनको राम सेतु का नाम देने की कोशिश की, और जिससे कि ये कि वो मुद्दा शायद कभी खत्म नहीं होगा और वो हम उसके आधार पर भी देश में बिल्कुल एक अपना बाहुल बना सकेंगे। तो ये उसी का हिस्सा है। लेकिन अब आप देखते हैं तो बहुत बड़े परिवर्तन आना प्रारंभ हो गए हैं, और इसकी शुरुआत जम्मू कश्मीर से नहीं बल्कि बिहार से ही इनको मिलना शुरू हुआ है। चाहे एक प्रकार का हम सरकार बनाने में बिहार में विपक्ष कामयाब न हो सका, लेकिन इनको जो वाम दलों ने जो अपनी उपस्थिति दर्ज कर रही है, वो प्रारंभिक काल की उपस्थिति से भी बहुत ही श्रेष्ठ कर मैं मानता हूं। दूसरा, अभी जम्मू कश्मीर के चुनाव में भी जो साथियों ने बताया कि ये एक प्रदर्शन था वहां के विरोध के स्वर का, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल की काउंसिल के लिए भी उभर करके आया, और शायद अगले चुनाव में ये और भी अपना श्रेष्ठ प्रदर्शन करके इनको धकेलेंगे बाहर। तीसरा, जो आप बंगाल की जब आएगा चुनाव के परिणाम, और यदि यहां पर भी लोगों में, वामदलों में और दूसरे विपक्षियों में एक समझ बनती है कि हमारे सन्मुख अभी फासिस्टों का सबसे बड़ा खतरा है, तो बंगाल के चुनाव भी इस बीजेपी को सक्सेस नहीं होने देंगे। और मैं सोचता हूं कि इस देश को ये भी समझना चाहिए कि ये किस प्रकार से हमारा देश इन बीजेपी की पूरी रणनीति के तहत या इनके नेताओं के कारण एक फासिस्ट रास्ते पर जा रहा है। और यदि हम इसको समझा सके, जो कई उदाहरण है कि किस तरह से उन्होंने भ्रष्ट पूंजीवाद का सहारा लिया, कैसे देश के संसाधनों को इन्होंने कॉरपोरेट सेक्टर को पूरा का पूरा सौंप दिया है, बिना किसी देश के आगे के संसाधनों की परवाह, लोगों की परवाह किए बगैर। तो ये सारे इश्यूज ये साबित करते हैं कि अपने को सत्ता में बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय वो जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का नाम लेकर के या उसके सहारे से ये कैसे बढ़ रहे हैं। तो ये समझ जैसे जैसे हम विकसित करेंगे तो इनका पराभव निश्चित है। जी, साथ में अगर हम ये देखें कि जो एजेंडा उनका है, खुला एजेंडा, कांग्रेस के दौर में ये था कि कांग्रेस बड़े छुप के काम कर रही थी, जैसा कि बात निकल कर आ रही है, लेकिन ये अब खुले तौर पर सामने आ गए हैं। तो उस पर भी अगर पूरे देश में आम राय हम देखते हैं मीडिया के मार्फत, सोशल मीडिया के मार्फत, तो जो बड़ी ओपिनियन जो बन रही है, बड़ी ओपिनियन जब हम मेन स्ट्रीम मीडिया के मार्फत हम देखते हैं तो उन्हीं के पक्ष में जाती हुई दिखती है। अगर आप किसी चाय के ठेले पर या कहीं भी अगर ठड़ी पर बात करते हैं
तो लोग तार्किक तौर पे बात नहीं करते, वो मोदी की भक्ति की बात कर रहे हैं जी। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये राजनीतिक भक्ति का दौर तो नहीं है। बिल्कुल, देखिए जब फासिज्म इस तरह से अपना प्रभाव देता है तो वो लोगों को उनके मुख्य मुद्दों से भटका देता है। है। और आप किसी भी अनएम्प्लॉयड से, किसी भी बुरी तरह से ऋणग्रस्त व्यक्ति से भी बात करेंगे तो उसको ये ऐसा लगता है कि जैसे मोदी बहुत ठीक कर रहा है। लेकिन अब ये चूंकि मुझे लगता है कि हमें दुगुनी ताकत से जो उसका विरोध करते हैं, जो हम उसकी इनको अच्छी तरह से पहचान गए हैं, उनको अपनी ताकत से इस छद्म को उजागर करना होगा। और ये कुछ हुआ भी। देखिए हम इन दो घटनाओं को और लें कि जैसे ये सिटीजन जो रजिस्टर की बात आई और एनआरसी की बात आई, और दूसरा अभी किसानों का आंदोलन का, ये देश का एक क्लास ओरिएंटेड आंदोलन भी है। लगभग 100% जनता इसमें और शामिल हो रही है, प्रभावित है। बिल्कुल है। और पहली बार ये अपने इन्होंने घुटने टेके हैं। ये इनके वक्तव्यों से भी लगता है। एक बार तोमर कहते हैं कि हम ही सब कुछ नहीं जानते हैं, हम आपसे बात करेंगे। यानी कि इन्होंने ये स्वीकार किया है कि जो कुछ इन्होंने किया वो गलत किया। अभी भी ये बार बार, आज ही वो राजनाथ सिंह का एक स्टेटमेंट था और वो बड़े ऐसे कह रहा था कि जिस किसी ने भी किसानों को ये कहा है कि वो टुकड़े टुकड़े गैंग के हैं या वो खालिस्तानी है, उसने बहुत बड़ी गलती की है। इन्हीं लोगों ने कहा और ये अभी भी कह रहे हैं। लेकिन एक दूसरा रूप, ये दो मुखोटे रखते हैं। ये मुखोटों का जो कई मुखोटे, लेकिन ये मुखोटों का जो इनका रूप है वो बहुत शुरू से है। तो ये जनता को गुमराह। और फिर इनका एक और विशेष एजेंडा है कि हर तबके में कौन किस बात से भ्रमित हो सकता है, उस बात को ये अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो हमारे वोटर्स की है उनमें ये प्रचारित करता है। राम मंदिर का जो आंदोलन चल रहा था 92 में, उस समय जो रिपोर्टिंग हो रही थी तो दिलीप मंडल ने, उर्मिलेश जी ने साफ तौर पे लिखा और भी और लोग लिखा कि जो हिंदू है वो उस समय हिंदू बन के ही रिपोर्टिंग कर रहा था। इसीलिए जो उस समय जो खबरें आ रही थी या आरक्षण के दौर में मंडल का जो दौर था, तो उस समय भी आरक्षण विरोधी जो खबरें इसलिए आ रही थी क्योंकि वो हिंदू मानसिकता के लोग उस समय पत्रकारिता कर रहे थे, मतलब अपर कम्युनिटी की सोच की बात कर रहे थे। जिस मंडल को ओबीसी के दौर को आरक्षण मिला, तो मेरा कहने का मतलब है कि पूंजीपति के पास तो चैनल है, अखबार है, ठीक है, लेकिन जो अंदर बैठा हुआ है पत्रकार, मुझे लगता है कि यदा कदा वो भी उसी मानसिकता का ही है। बिल्कुल, क्योंकि वो विद्यार्थी परिषद जैसी संस्थाओं से नारे निकाल लगाकर वो वही तो पत्रकार बन रहा है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और वो न केवल पत्रकारों में बल्कि पूरी व्यवस्था में वही लोग भी देख सकता है, वो सही तो सरकारी तंत्र में, शिक्षाविदों में, बल्कि वो राम मंदिर का जो मसला हुआ उसके बाद आप देखेंगे कि जो मार्जिन में थे या जो छिपे हुए थे वो सब एकदम सामने आ गए। बिल्कुल। और वो सामने आने का क्रम अभी तक चलता रहा। तो और इसी का इन्होंने फायदा उठाया है। लेकिन ये भी सच है कि अब चूंकि लोगों में जागृति है, लोग इन इश्यूज को समझने लगे हैं, क्योंकि अब समझ में आ रहा है कि देखिए शुरुआत में हमारे सारे प्राकृतिक संसाधनों को कॉरपोरेट के हवाले किया, चाहे वो छत्तीसगढ़ के हो, झारखंड के हो या और दूसरे प्रांतों के हो, खनिज और वो सारे। इसके बाद इन्होंने व्यापार जो ग्लोबलाइजेशन के माध्यम से हमारे कंज्यूमर्स को भी पूरी तरह से विदेशी उत्पादकों के सामने परोस के रख दिया। अब और जैसा कि अभी चौधरी साहब ने बताया कि हमारा इवन सर्विस सेक्टर भी कॉरपोरेट के या पूंजीपतियों के हाथ में चला गया, कि जो पहले एक वेलफेयर स्टेट की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती थी, अब वो कितनी बड़ी राशि वो जनता से इस प्रकार से शोषित कर रहे हैं। दूसरा, अब इनको लगा कि अब और क्या इस देश की संसाधनों में शामिल है जिसको हम निचोड़ सकते हैं। तो ये अब कृषि बिल जो लेके आए, आप यदि इनको ध्यान से पढ़ेंगे तीनों बिलों को, तो मुझे तो ये कृषि बिल लगते ही नहीं है, ये विपणन के बिल हैं। और विपणन में इन्होंने किसको फायदा पहुंचाया? जो भंडारण कर सके, जो कॉन्ट्रैक्ट से खेती करा सके और जो इनको ट्रेडिंग कर सके। तो ये किसान के माध्यम से ट्रेडर्स को या कॉरपोरेट को लाभ पहुंचाने के बिल है। और इवन इनकी जो लैंग्वेज है,
जिसमें किस तरह से ट्रेडर को डिफाइन किया। आप देखिएगा कि इसमें पूरे इस जो भंडारण का जो या ट्रेडिंग का जो प्रावधान है, एक पेज में तो वो कानून के एक्ट में वो सारी बातें लिखी हुई है, लेकिन 1.5 पेज में जो विवाद होंगे और उस विवाद में कोई भी सरकारी अधिकारी अकाउंटेबल नहीं होगा, सरकार अकाउंटेबल नहीं होगी और वो एक उनका अपना निपटारा बाहर ही करेंगे, बिल्कुल, जिसमें उन्होंने 1.5-2 पेज लगाए हैं। अंत तक भी यही कहा गया। तो इससे साबित होता है कि ये केवल और केवल इन कॉर्पोरेट और जो इन कॉर्पोरेट हाउसेज ने इस बिल लाने के 6 महीने 1 साल पहले से ही अपने साइलोज बनाने शुरू कर दिए, जिसमें ये भंडारण करेंगे, जिसमें साफ आ रहे हैं, उसका पिक्चर सारे आ रहे हैं, सामने आ रहे हैं, है ना। तो ये पूरा का पूरा विपणन के बिल थे, जो कि किसानों के जो संसाधन है उनको कैसे लूटा जाए और उपज को कैसे